ओके, हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास। तो हम आपके लिए कंटिन्यूएशन में क्या ला रहे हैं? 100 इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2026। 4 क्वेश्चन कर चुका हूं, 5वां, सो 5th बाय 100, 5 बाय 100, राइट? ओके, तो 5th क्वेश्चन में 3 सब क्वेश्चन हैं, 1 2 3 छोटे छोटे क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल भी कह सकते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है टू न्यूट्रलाइज कंप्लीटली 20 ml 0.1 m aqueous solution of phosphorus acid StPO4, the volume of 0.1 m aqueous potassium hydroxide solution required is कितना होगा? मतलब फॉस्फोरस एसिड है जिसका मोलरिटी है 0.1 और वॉल्यूम है 200, ऐसे 20 ml। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए KOH का जो मोलरिटी 0.1 m है वो कितना चाहिए, कितना वॉल्यूम चाहिए? देखो, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक क्या मारा गया है कि पोटासियम हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1 है, यानी कि इसके 1 मोल से 1 OH माइनस निकलेगा, यानी कि इसका एन फैक्टर क्या है? 1 है। जबकि इसका एन फैक्टर 2 होता है, StPO3 का एन फैक्टर 2। हाइड्रोजन इसमें 3 है लेकिन एन फैक्टर 2 होता है, ध्यान रखिएगा, मैं स्ट्रक्चर बना के बता दूंगा, अभी यहां बता दूंगा। तो इसका एन फैक्टर 2 है। ऐसे केसेस में हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे M1 इंटू V1, है ना? कहा गया? हाँ, ये M1 कहा गया इसका, हाँ सॉरी, इसके लिए हमारा फॉर दिस वी शैल यूज इक्वेशन M1 इंटू V1 पोटासियम हाइड्रोक्साइड का, M2 इंटू V2 फॉस्फोरस एसिड का। तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड के लिए M1 तो 1 ही रहेगा, N के बराबर होगा, लेकिन वॉल्यूम भी उतना ही रहेगा, यानी कि लिखा आपने KOH का लिया M1 N1 के बराबर, और फॉस्फोरस एसिड के लिए जो डाई प्रोटीन होता है उसका M1 क्या होगा? 2N के बराबर। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? दैट इज, बोलिए, 0.1 इंटू V1 पोटासियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू 0.1 इंटू 2 इंटू 20, यानी कि आप चाहें तो यहां पर एक इक्वेशन और यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? थोड़ा सा हम इसको और इलोबरेट कर देते हैं। सो हियर N1 इंटू V1 किसका? KOH इज इक्वल टू N2 इंटू V2 किसका? StPO3 का। तो KOH का N1 क्या है? इतना ही रहेगा, जो N1 है वो V1 M1 भी रहेगा, V1 भी है। इसके लिए N2 कितना हो जाएगा? N2 इज इक्वल टू 0.2 इंटू M1, है ना? फॉस्फोरस के लिए एन फैक्टर क्या है? 2 हो गया, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 0.1 इंटू 2 इंटू 20, राइट? समझ आई बात? हम लोग यहां पर N1 मतलब M1 V1 को N1 V1 में कन्वर्ट कर देंगे, और फॉस्फोरस एसिड के लिए N2 क्या होगा? 0.2 इंटू M2, चूंकि एन फैक्टर 2 है, वही यहां पर पुट किया हमने, तो V1 कितना निकल गया? 40 ml। तो कितना चाहिए आपको पोटासियम हाइड्रोक्साइड? 40 ml। क्यों चाहिए? देखो यहां पर स्पष्ट बता दिया मैंने कि इसका एन फैक्टर 2 होता है, राइट? तो मोलरिटी सेम दिया गया है यहां पर, राइट? तो चूंकि एन फैक्टर डबल है, डबल वॉल्यूम चाहिए इसका, यानी कि 40 ml चाहिए। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? फिर से सुन लीजिए। पोटासियम हाइड्रोक्साइड के लिए एन फैक्टर 1 है, इसीलिए पोटासियम हाइड्रोक्साइड के लिए N1 क्या होगा? बोलो, पोटासियम हाइड्रोक्साइड के लिए N1 क्या होगा? N1 इज इक्वल टू 0.1 इंटू 1 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका एन फैक्टर 1 है ना? इज इक्वल टू फॉर KOH, और इसके लिए कितना हो जाएगा? फॉस्फोरस के लिए N2 0.2 इंटू M2 हो जाएगा, वही हमने यहां पर पुट कर दिया, निकल गया। ठीक है, अब आपको हो गई क्या? सर कैसे हुआ? तो देखिए, फिर से स्ट्रक्चर बताता हूं मैं आपको।
देखो फॉस्फोरस का जो भी एसिड है उसका स्ट्रक्चर होगा ये किसका है, ये है हमारा H3PO4 का। अगर H3PO3 हो जाएगा तो क्या होगा, एक ऑक्सीजन गायब हो जाएगा। तो सिर्फ दो ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं, यही दोनों डिसोसिएबल हैं, इसलिए इसका n फैक्टर 2 होता है। ठीक है, ओके। दूसरा केस है, क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द वेंटॉफ फैक्टर फॉर ए कंपाउंड व्हिच टेट्रामेराइजेस इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का कोई कंपाउंड टेट्रामेराइज हो जाता है, टेट्रामेराइज मतलब 4 मिलके 1 हो जाता है, तो लिखा है इन केस ऑफ टेट्रामेराइजेशन 4 मोल मिलके 1 हो गया। सो 4 मोल्स गिव्स कंपाउंड A। 4 मोल्स का मोल्स मिलकर क्या होता है, 1 देता है, 1 मोल देता है 1। ठीक है, एसोसिएट हो रहा है और गिव देता है 1 बिग मॉलिक्यूल देता है। सो वेंटॉफ फैक्टर I इज इक्वल टू 1/4 हो गया। ठीक है, जो कंपाउंड कहीं टेट्रामेराइज होगा तो I का वैल्यू क्या होगा 1/4, डाइमेराइज होगा तो I का वैल्यू 1/2, ट्राइमेराइज होगा तो I का वैल्यू 1/3 होगा। ये तो इजी है। तीसरा क्वेश्चन बहुत इजी है, थोड़ा बस लॉजिक लगाना है। क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेन ब्लड सेल आर प्लेस्ड इन प्योर वाटर। देखो हमने यहां लिखा प्योर वाटर, प्योर वाटर जिसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट क्या होता है, लो होता है, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। ब्लड में सॉल्ट होते हैं तो क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर लो होगा। समझे बात, ओके। तो वेपर प्रेशर अगर लो है कहाँ, यहाँ पर ब्लड में, तो क्या इसको बोलेंगे हाइपरटोनिक, और पानी को क्या बोलेंगे हाइपोटोनिक। तो जब यहाँ प्रेशर कम है, यहाँ प्रेशर ज्यादा है, तो क्या होगा, यहां से पानी यहाँ की ओर मूव करेगा, जिसको क्या बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो क्या लिखा आपने, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ब्लड, यानी कि यहां से यहां में होगा। ठीक है, हाइयर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट यहाँ पर होता है ना, से वेपर प्रेशर यहाँ पर कम होगा, तो इसलिए इसका क्या बोलते हैं हाइपरटोनिक। यहाँ पर हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक, रिजल्ट क्या होगा कि हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक में वाटर मॉलिक्यूल मूव करेगा। तो जब यहाँ वाटर ज्यादा आने लगेगा तो क्या होगा, ब्लड सेल फैलने लगेगा, स्वेल करेगा, हो सकता है ब्रस्ट भी कर जाए। इसलिए क्या लिखा आपने, सो ब्लड सेल विल स्वेल और इवन बर्स्ट। ध्यान दिया आपने। अब मैं आपको यहीं पर समझाता हूं कि जिन लोगों को ब्लड प्रेशर होता है उन्हें नमक क्यों कम खाना चाहिए। ब्लड में जितना नमक कम होगा तो उसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। नहीं, ब्लड में सॉल्ट कम होगा तो वेपर प्रेशर उसका ज्यादा होगा। ज्यादा होगा तो पानी और ब्लड का अगर मतलब ये प्रेशर सेम होगा तो आसानी से पानी आना जाना शुरू रहेगा। रिजल्ट क्या होगा कि इसका प्रेशर ज्यादा होगा तो ब्लड हार्ट से बड़े प्रेशर से निकलेगा, आसानी से निकलेगा, उसको ताकत नहीं लगाना पड़ेगा बाहर निकलने के लिए, ताकत नहीं लगाना पड़ेगा। यानी कि आप क्या कहते हैं, लो प्रेशर हाई प्रेशर, यानी कि उसको बीमारी प्रेशर का ब्लड प्रेशर का कम होगा। समझे बात, यानी कि ये क्या बोलते हैं नमक सॉरी ब्लड प्रेशर वाले मरीजों को नमक कम लेना चाहिए। जितना कंट्रोल में नमक लेंगे आपके ब्लड में उतना नमक कम होगा, यानी कि आपके नमक पानी ब्लड का जो प्रेशर होगा वो उतना अच्छा होगा। वो आसानी से हार्ट उसको जो हमारा किडनी है हार्ट जो वो बाहर फेंकता है ना, वो आसानी से फेंकेगा। ठीक है, थैंक यू।